हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। कल जो है हमने अपनी हिंदी की क्लास में हमारी जो वितान बुक है और उसका जो चैप्टर 3 है अतीत में दबे पाँव, उसकी शुरुआत की थी। और कल जो है हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई के बारे में पढ़ा था कि वहाँ नगर कैसे बने हुए थे, सबसे ऊंचा चबूतरे का नाम क्या था। और हम जो पढ़ रहे थे कल, हम महाकुंड के बारे में पढ़ रहे थे कि महाकुंड कैसा है। इस कुंड की एक खास बात है कि पक्की ईंटों का जमाव है। कि जो महाकुंड है, जो अनुष्ठान के लिए बनाया गया था, वो किसका बना हुआ है? पक्की ईंटों का बना हुआ है। कुंड का पानी रिस न सके, बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग हुआ है। कुंड के पानी में बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड के पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी हुई हैं और ईंटों से ये ढकी हुई है। मतलब ये इस कुंड की क्या है? विशेषता है कि ये कुंड जो है किस चीज़ का बना हुआ है। और आगे क्या है? पक्की और आकार के समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई है। धूसर होता है धूल के रंग वाली। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले कहीं इतिहास में नहीं मिलता है। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ जो है विशाल कोठार है। कोठार यानी कि जैसे हमारे स्टोर रूम होते हैं जिनमें हम सामान इकट्ठा करके रखते हैं, ये जो कोठार थे यहाँ पर जो है अनाज वगैरह इकट्ठा करके रखा जाता था। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ ही जमा किया जाता था, यानी कि टैक्स के रूप में जो अनाज किसानों से लिया जाता था उन्हें इन कोठारों में ही इकट्ठा करके रखा जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया जाता है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ढुलाई के लिए आवागमन होता है। ठीक इसी तरह कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी। बरसों यह माना जाता रहा है कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो अन्न नहीं उपजाते थे, उसका आयात करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को जो है निर्मूल यानी कि झूठा साबित कर दिया। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक की ही सभ्यता थी। लोहा शुरू से ही नहीं था और पत्थर और तांबे की जो है बहुतायत थी, यानी कि पत्थर और तांबे का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे, जैसे कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज में पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का तरयुग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी की उपज भी होती है। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और इन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है।
दूसरा सूती कपड़ा जो है 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन से मिला है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ जो है रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई के माधो स्वरूप से को मिला था। छाल्टी यानी कि छाल्टी किसको कहा गया है? लिनन, एक प्रकार का कपड़ा, और ऊन कहते हैं यहाँ सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत को उनका निर्यात होता था, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया में शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान, 3 तरफ बरामदे, इनके साथ साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं जो हैं सटी हुई होती हैं। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट भी माना जाता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि वह राज्य सचिवालय है, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी हैं, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूर्व की बस्ती गरीबों की बस्ती मानी जाती है। मोहनजोदड़ो में इसका उल्टा पाया गया है। और क्या कहा गया है? यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें और ज़्यादा कुएं हैं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों की खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है। जैसे D.K. हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। ये D.K. हल्का जो है ये खुदाई करने वालों के नाम दिए गए हैं, और जो जो उन्हें खुदाई में मिला है उन्हीं के नाम पर, उन्हीं पुरातात्विक विद्वानों के नाम पर जो है उन खुदाइयों का नाम रख दिया गया है। D.K. क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य यानी के प्रमाण मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती है। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों में सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर एक सड़क की पर नहीं खुलता है। मतलब जो सड़क है उस तरफ कहीं भी मेन डोर नहीं है, सभी जो है पीठ करके खड़े हैं। उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कारबूजिए ने इस्तेमाल की है। वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता है। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कारबूजियों ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली है? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है, कलाओं की तरह वास्तुकला भी कोई प्रेरणा चेतन और अवचेतन मन में ऐसे ही सफ़र करती होगी। ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर होदी तक आती हैं। ये एक मतलब बड़ा सारा कुंड टाइप में बना होता था, जिसे होदी का नाम दिया गया है। और
और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती थी। कहीं कहीं वे खुली है, ज़्यादातर बंद है। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बाशिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं, उनसे छोटी गलियां भी हैं। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं कभी भी पकी हुई एक ही आकार की ईंट से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं यानी कि मोहनजोदड़ो में जो कुएं बने हुए थे वो किससे बने हुए हैं? पक्की ईंटों के बने हुए हैं। और इतिहासकार कहते हैं कि घाटी सभ्यता संसार की पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची है। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं हैं। नदी, कुएं, कुंड, स्नानघर, बेजोड़ पानी की निकासी, क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति भी कह सकते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवारों का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद हैं जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए यहाँ शायद शहतीरों की जगह है। सभी घर ईंटों के हैं, एक ही आकार की ईंटें हैं। 1:2:4 के यहाँ पर रेशों में ईंटें ली गई हैं। सभी भट्टी से पकी हुई है। हड़प्पा से हटकर जहाँ पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग जो है मामूली हुआ है। कहीं कहीं नालियाँ हैं, अनगढ़ पत्थरों से ढकी हुई दिखाई देती हैं। यानी कि आज के वर्तमान समय में हम जिन जिन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं मोहनजोदड़ो में और खुदाई हड़प्पा संस्कृति में जो है उसी प्रकार की नगर योजना है और कुओं का प्रयोग हुआ है। जैसे जैसे आज के समय में हम जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो सब जो है वहाँ पर भी देखने को मिलता है।